नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। तो ये देखिए 2024-25 की जो हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है, इसमें हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इसके अध्याय 6 कंप्लीट कर लिए थे। आज इसका हम अध्याय 7 जंतु और पादपों में परिवहन ये देखेंगे। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है अध्याय 7 और इस अध्याय 7 में दिया है जंतुओं और पादप में परिवहन। परिवहन का मतलब होता है कैसे इनमें हलचल होती है, कैसे इनमें आवागमन होता है। तो देखिए पाठ के पूर्व की तैयारी के रूप में यहाँ जो दिया गया है ये सबसे पहले इसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि ये आगे जो पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है इस अध्याय में वो सब जानकारी इसमें दी गई है। तो देखिए हम जानते हैं कि मानव को जीवित रहने के लिए खाना, पानी और हवा की आवश्यकता होती है ना। यदि मान लीजिए हमें जीवित रहना है तो ये सब चीज़ें करना होगी। जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं और तो ये सब हमारे शरीर में जाता है और उससे ही से हमारे शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है, हमारा शरीर बढ़ता है। अनेक जो हमारे रोग हैं उनका भी इनके कारण बचाव भी होता है। शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों के परिवहन के लिए मानव में विभिन्न तंत्र कार्य करते हैं, जैसे कि परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। ये दो तंत्र है, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये हमारे शरीर में बिल्कुल लगातार कार्य करते रहते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पर दिया गया है कि महाधमनी, महासरा, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा, बायां आलंद, दायां आलंद और दायां निलय, ये सब इसमें दिए गए हैं। बायां निलय, दायां निलय, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए ये जो मनुष्य का हॉट बनाया गया है, इस हॉट को देखिएगा, ये है यहाँ पे। तो आप ज़रूर इसको यहाँ पर बनाएं और इसको भरें भी, इसको बनाना भी सीखें। परीक्षा में कभी कभी बनाने के लिए आ जाता है और कभी इनके नामकरण के लिए भी आता है। तो ये फुफ्फुस धमनी ये होती है यहाँ पर, और ये महाधमनी होती है, ये फुफ्फुस सिरा होता है यहाँ पर ये। और यहाँ पर देखें तो ये पूरा यहाँ पे ये जो भाग दिख रहा है नीला नीला, ये दायां आलिंद कहलाता है। और बायां आलिंद में आप देखें तो यहाँ जो आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, ये बायां आलिंद है, ठीक है। और यहाँ देखें इसका ये महाश्रा बताया गया है कि ये नीचे जो है ये महाश्रा होता है। इसी प्रकार से इसमें कक्षाओं के बीच विभाजन दिया गया है कि ये दो भागों में बटा होता है। ये भी हमें इनका नाम रख देना कि ये कक्षाओं के बीच का विभाजन ये दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे बायां निलय है, ये बायां निलय और ये दायां निलय, और यहाँ पे ये हमारा दायां निलय का ये भाग अलग अलग यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ हमने नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, तो इसमें आगे देखें, इसमें दिया गया है कि जो हमारे यहाँ पे इससे बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ठीक है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न ये यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनमें सही का निशान बनाना है। लिखा हुआ कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पौधों और में जाइलम की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पौधे होते हैं, पौधों में जाइलम जो होता है बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है जड़ों में पत्तियां तथा पानी और खनिजों का परिवहन। यदि ये पानी और जो खनिज तत्व होते हैं ये जड़ों द्वारा पत्तियों तक ले जाए जाते हैं, तो ये इनका बहुत अच्छा परिवहन पेड़ों के लिए है। यहाँ पे देखिए रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से कैसे होता है। तो जो रक्त होता है किसी भी जीव का हो रक्त, तो उस रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे, उसमें ऑक्सीजन उसके द्वारा ले जाई जाती है। तो यह होती है हमारी लाल रक्त कोशिकाओं के साथ संयुक्त होने से। जो हमारे अंदर लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हीं के द्वारा हमारे अंदर हवा जो है, ऑक्सीजन जो है वो ले जाई जाती है। पौधों और जंतुओं में परिवहन प्रणालियों के बीच क्या समानता मौजूद है। पौधे और जंतु उनमें परिवहन, परिवहन माने उनका कहना चाहिए हिलना डुलना, ये सब परिवहन के अंतर्गत ही आते हैं। तो देखिए दोनों परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन का उपयोग करते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये रक्त की मात्रा बताता है, तो ये दोनों में होता है। प्रश्न चौथा समझिएगा, पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी के परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। तो ये होता है जो यहाँ पे उत्तरदायी बताया जा रहा है ये है बाष्पोत्सर्जन। तो बाष्पोत्सर्जन है जो होता है, इसको बाष्पोत्सर्जन ऐसा लिखिए, पोत्सर्जन ऐसा, ये आधा षटकोण का सा है, यहाँ पे पा बना हुआ है, बाष्पोत्सर्जन, ये सी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे लिख देना। चलिए अब देखें यहाँ पे पांचवा में दिया गया कि जैसा कि हम जानते हैं कि धमनी सदैव
ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा सिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। तो बताइए कि फुफ्फुस धमनी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन है इसके लिए। तो इसमें जो दिया गया है कि सबसे पहले ए में दिया है कि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है, बिल्कुल सही है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड है समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही हैं। तो इसमें सी वाले ऑप्शन में दिया कि विकल्प ए और विकल्प बी दोनों सही हैं। ये सी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए आगे देखें, यहाँ पर दिए गए हैं रिक्त स्थान। तो ये जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, ये जो रिक्त स्थान हैं इनमें हमें बहुत अच्छी चीज़ दी जा रही है। जो हमारी विज्ञान है, विज्ञान में इसमें वही शब्द रहते हैं जो यहाँ पे दिए रहते हैं, उन्हीं में से रिक्त स्थानों को भरना पड़ता है। तो यहाँ देखें, यह परिसंचरण दिया रहेगा, स्टेथोस्कोप दिया रहेगा, हीमोग्लोबिन दिया रहेगा, बाष्पोत्सर्जन दिया रहेगा और पटकाणु, ये यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। इनसे हमें इन खाली स्थानों को भरना है। तो लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। हृदय और रक्त वाहिनियाँ जो रहती हैं, उन वाहिनियों में उनको मिलकर के परिसंचरण तंत्र बनाती हैं ये। और चिकित्सक आपके हृदय और स्पंदन को सुनने के लिए जो एक यंत्र का उपयोग करता है, उसका नाम है स्टेथोस्कोप नामक यंत्र है, उसका ये उपयोग करता है। आपने देखा होगा कि वो कान में लगाया रहता है ना। चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनना या बनने का कारण रक्त में उपस्थित पट्टिकाणु कोशिकाएं हैं। उनका जो रक्त का थक्का बनना है, ये कोशिकाएं होती है, इनका नाम है पट्टिकाणु। बाष्पोत्सर्जन क्रिया पादप को ठंडा रखने में सहायक होती है। यह बाष्पोत्सर्जन की क्रिया है। ठीक, चलिए तो इनके द्वारा यह जो है रिक्त स्थान हमें भरना थे। आगे देखें, प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2 और इसको यहाँ देखिए, समझिए कि रक्त किस प्रकार पाचन क्रिया में सहायक है, समझाइए। रक्त जो पचित भोजन है, जा बना लीजिए यहाँ पे, भोजन की क्षुद्रांत माने छोटी आंत क्षुद्रांत कहलाती है, वह शरीर के अन्य भागों तक ले जाती है। ठीक, प्रश्न तीसरा है, क्या कारण है कि शिराएं रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रभावित होने देती हैं। देखिए, अब शिराएं जो होती हैं उनका विशेष कार्य होता है। शिराओं में ऐसे जो है बल्ब मौजूद होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रभावित होने देती हैं, दूसरी तरफ हृदय और जो रक्त होता है नहीं ले जाने देती। तो ये होता है यहाँ पे हमारी जो रक्त कोशिकाएं या रक्त की शिराएं होती हैं। प्रश्न है चौथा में देखिए, इसमें मानव परिसंचरण तंत्र में धमनियों की जो संरचना है वो शिराओं से किस प्रकार भिन्न होती है। तो धमनी से रक्त प्रवाह तेजी व अधिक दाब से होता है। धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है तथा शिरा की भित्ति पतली और लचीली होती है। तो धमनी जो होती है उसकी भित्ति बहुत मोटी होती है, जबकि शिरा की जो धमनी है वो भित्ति वो पतली होती है। ठीक है, और लचीली दोनों होती हैं, दोनों में लचीलापन रहता है। प्रश्न 5, जिस प्रकार मानव शरीर का हृदय 4 कक्षीय होता है, मानव शरीर का जो हृदय है वो 4 कक्ष का होता है, क्या उसी के समान सभी जंतुओं का हृदय होता है या नहीं होता है। तो देखिए, नहीं होता। तो मानव से भिन्न हृदय वाले किन्हीं 4 जंतुओं के नाम बताइए। तो मानव से जो भिन्न हृदय वाले जंतु हैं, तो देखिए कैचुआ, ये मानव से भिन्न, ऑक्टोपस और स्कोलोडीन मछली, इनका जो हृदय है मनुष्य से भिन्न पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए प्रश्न 6, बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, क्यों। देखिए, गर्मियों के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बन जाते हैं। काहे के कारण, जो लवण रहते हैं, जैसे लवण में नमक आता है ना, तो वो सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगता है और हम उसको जानते हैं कि एक शरीर का नमक निकल आया है ना। चलिए प्रश्न 7वां देखिए, इसमें दिया है, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं कि रक्त लाल रंग जिस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है उसका नाम लिखिए और इस वर्णक की कमी वाली मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है। तो देखिए, रक्त का जो लाल रक्त रहता है और लाल रक्त में उपस्थित जो वर्णक हैं वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचना कठिन हो जाता है।
यदि मनुष्य में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, यानी उसके खून में कमी होती है, खून कम बनता है। चलिए प्रश्न 8वां देखें। 8वां में दिया गया है कि स्पंज और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं होता, तो भी वह भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करते हैं। तो देखिए जो स्पंजा और हाइड्रा होते हैं, इनमें जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। कौन? स्पंजो और हाइड्रा। चलिए प्रश्न दिया गया है 9वें प्रश्न में दिया है कि जो मानव शरीर है, उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो क्या होगा। मानव शरीर में अवशिष्ट पदार्थ, मलमूत्र, पसीना इत्यादि को शरीर से बाहर निकालना यह उत्सर्जन कहलाता है। यदि यह क्रिया रुक जाए तो मानव के जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है, यानी मनुष्य फिर जीवित नहीं रह सकता यदि हमारे शरीर से ये अवशिष्ट पदार्थ नहीं निकलेंगे। क्या? जैसे मल है, मूत्र है, पसीना है इत्यादि, इनको निकालना शरीर से बहुत आवश्यक होता है। प्रश्न 10वां देखिए। प्रश्न 10वें में दिया गया है कि जंतुओं में परिसंचरण तंत्र में पाए जाने वाली धमनियां, पौधों में पाए जाने वाले फिलोयम यानी पोषवाहक से किस प्रकार से समान हैं, इनको समझाइए। तो यहाँ देखिए ये जो दिया गया है कि जो मनुष्य की धमनियां होती हैं और यहाँ पे इनका परिसंचरण जंतुओं से किस प्रकार के समान हैं। तो देखिए शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त वितरित करती है और इसी प्रकार से फिलोयम जो रहता है, फिलोयम तक भोजन और अन्य पोषक तत्वों को ले जाना ये धमनियों का काम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 11वां में दिया है कि उपरोक्त दिए गए पौधों में से किस पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी और क्यों होगी। तो जो वाष्प का उत्सर्जन है उनकी गति किस में अधिक होगी। तो देखिए वाष्पोत्सर्जन के दौरान जो रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का हास्य होता है, वह इस चित्र में देखें। यहाँ तो जो चित्र दिया गया चित्र बी में, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी किसमें? चित्र बी में, क्योंकि इसमें वाष्पोत्सर्जन के लिए रंध्र होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है 12वां। इसमें देखें, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये और इसमें दिया गया है कि मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यप्रणाली को चित्र सहित समझाइए। तो जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है इसको हम किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी। ये रहती हैं किडनी, या इसको गुर्दा भी बोला जाता है। तो ये है वृक्क यानी किडनी। ठीक है ना, यह रहती है, यह किडनी इसका नाम है। ये देखिए ये जैसा हमारा एक बीज होता है, आपने कोई एक ऐसा बीज भी देखे होंगे इस तरीके के। और ये देखें यहाँ से इनमें मूत्र वाहिनी होती है, यहाँ से मूत्र छन के वापस से इस प्रकार से थैली में जाता है और ये मूत्राशय यहाँ पे इकट्ठा होता है और मूत्र मार्ग यहाँ से ये मूत्र बाहर निकल जाता है। बस ये चित्र है वृक्क का, या आप इसका बना सकते हो जो हमारी किडनी होती है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हमें समझाना भी है। तो यहाँ देखें इस प्रकार से आप लिख दीजिए कि जो मानव उत्सर्जन तंत्र है, मानव उत्सर्जन तंत्र में शरीर में उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट पदार्थों को निकालने का काम करता है ताकि शरीर क्या रहे? स्वस्थ रहे। इस तंत्र का मुख्य कार्य है मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय के दौरान उत्पन्न हानिकारक जो पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालना इनका मुख्य कार्य होता है। और इनके जो अंग हैं वो हैं क्या हैं? मानव के प्रमुख अंग है इसमें गुर्दे यानी किडनी, मूत्र वाहिनी यूरेटरस बोला जाता है, मूत्राशय यूरिनरी ब्लेडर रहता है और यह रहता है लास्ट में मूत्र मार्ग यूरेटिरिया। ठीक है, तो ये होते हैं इस प्रकार से, यूरेथ्रिया बोलते हैं इसके लिए। तो ये हमें सभी भागों के नाम हिंदी में लिखना है और इसमें इंग्लिश में भी लिख दिए। तो चलिए इनको भी आप जरूर ध्यान में रखें। आगे देखें, प्रश्न 13वां दिया गया है। इस 13वें प्रश्न में है कि मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता है।
ठीक है ना, और रुकता नहीं है और पंप करता रहता है। तो देखिए, शरीर में एक ऐसा अंग है जिससे मानव जीवित रहता है, और मनुष्य का हृदय यानी जिसको दिल कहा जाता है, दिल है वह अंग जो बिना थके बिना रुके निरंतर काम करता है, और हृदय लगातार रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। क्या करता है? पंप करता रहता है, यानी भेजता रहता है। इसलिए यह निरंतर गतिशील रहता है। यह जो है कभी बंद नहीं होता। यह है क्या? हृदय। ठीक, चलिए प्रश्न 14वां दिया गया है, यहाँ देखिए प्रश्न 14वें में दिया है कि यदि फिलोयम अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो तो पौधों की वृद्धि और विकास पर संभावित परिणामों पर चर्चा करें। यदि देखिए, इनका जैसा हमारा हृदय होता है, फिलोयम इनमें रहता है, तो भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाने का कार्य ये फिलोयम रहता है उनके द्वारा होता है। यदि फिलोयम अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो जाता है तब पौधे की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है, यह गति धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? गति धीमी। ये फिलोयम लिखा हुआ है, फिलो लिख लीजिए, फिलोएम यहाँ से कट गया है, यहाँ फिलोएम लिखें, यहाँ भी फिलोएम। ठीक है, फिलोएम ही लिखें, फिलोएम। ठीक, बाकी नहीं, फिलोएम द्वारा होता है। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न इसका बा है कि जाइलम क्या है? यह पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक होता है? चर्चा करें और लिखें। तो देखिए जाइलम जाइलम यहाँ पे समझिए, ये दिया गया है यहाँ। यहाँ देखें, इसमें जाइलम से संबंधित है। जाइलम पौधों में पाए जाने वाला एक संवहन है, संवहन है, ऊतक भी है। संवहन ऊतक है जिसमें जल और पोषक तत्वों का परिवहन पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, और यह वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना पौधे का विकास संभव नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जाइलम होता है। चलिए आगे दिया गया है प्रश्न 15वां, और इसमें दिया है कि परिसंचरण तंत्र की जो व्यवस्था है उसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो पहले इस परिसंचरण तंत्र का इस प्रकार से चित्र बना लें। यह देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है, ये इस चित्र को बनाइएगा। यहाँ पे ये रहते हैं फेफड़े, ये फुफ्फुस से धमनी होती है, और ये फुफ्फुस से सिरा कहलाता है। ये वाला ये सिराएं हैं, यहाँ से ये धमनी है और यहाँ से ये सिराएं, ये यहाँ पर दोनों मिलकर के कोशिकाओं का, ये कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो हमें इसका जो है यहाँ परिसंचरण तंत्र का चित्र बनाना है और यहाँ पर समझाना भी है। तो यहाँ पे आप इसका वर्णन कर दीजिए कि परिसंचरण जो तंत्र रहता है उसका मुख्य कार्य आपके शरीर में मांसपेशियों, ऊतकों और अंगों को ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और हार्मोन प्रदान करना है। परिसंचरण तंत्र का एक अन्य भाग कोशिकाओं और अंगों से अपशिष्ट को निकालना है, यानी जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको निकालता है ताकि आपका शरीर उसका निष्पादन कर सके, निपटान कर सके। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो है परिसंचरण तंत्र रहता है। चलिए अगला प्रश्न आप यहाँ देखें तो इसमें दिया गया है, इसमें है प्रोजेक्ट कार्य। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट कार्य हमें परीक्षा में दो प्रश्न पूछे जाते हैं, और दोनों प्रश्न जो है 40 नंबर के रहते हैं लगभग। तो यहाँ देखें, ये प्रोजेक्ट दिया गया है कि स्टेथोस्कोप का मॉडल बनाना है और उसका निर्माण करना है, यानी निर्माण कीजिए और कक्षा में उसका प्रदर्शन कीजिए। तो देखिए स्टेथोस्कोप, ये जो आपने डॉक्टर को लिए हुए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने गले में लटका रहता है, और जब आपको चेक करता है तो ये देखिए यहाँ पे ईयर प्लग रहते हैं और इनको कानों में लगा लेता है। ईयर प्लग, ये क्या लिखा हुआ? ईयर प्लग, कानों में लगाने वाला प्लग। ठीक है, और यहाँ पे मेटल ट्यूब रहती है, एक धातु की एक ट्यूब रहती है। ये देखिए, इससे आपको वो बार बार शरीर को टच करता है। ठीक है, ये मेटल ट्यूब पूरी स्टील की रहती है, और यहाँ पे देखें ये जो बना हुआ ये रहता है, इसके बेल जो है डाइपैथाग्राम रहते हैं, डाइपैथाग्राम। और ये एक प्रकार की, ये देखें इधर देखिए तो ये बबर ट्यूब रहती है, रबर की ट्यूब है, और इस रबर की जो ट्यूब रहती है इसके माध्यम से वो हमारे शरीर को चेक करता रहता है। ठीक है, तो ये हमें इसका चित्र बस बनाना था, और यहाँ दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य 2। इस प्रोजेक्ट कार्य 2 में दिया गया है कि आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के सीने में अचानक तेज दर्द, जलन, घबराहट, तकलीफ होने लगती है। आप साथियों से चर्चा करके बताइए और निष्कर्ष निकाल करके लिखिए कि उसे क्या करना चाहिए।
देखिए, जब ऐसी स्थिति बनती है तो साथियों से भी चर्चा करें और फिर लिखें भी वो क्या बताते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इस प्रकार से लिख देना कि किस अंग के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए। तो जो फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ है, जिसको पल्मेनोलॉजिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? पल्मेनोलॉजिस्ट। ये पल्मेनोलॉजिस्ट के पास हमें जाना चाहिए। कौन सी जांच कराना उचित होगा? तो इसमें सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी ये जांच होती है, इसको कंप्लीट करवाना चाहिए। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो इसमें सावधानी विशेष है, शीघ्र चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, किसी प्रकार की हमें देरी नहीं करना चाहिए। तो ये दिए गए थे प्रोजेक्ट कार 2, इसमें जो दिए हैं आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। इसी प्रकार से जो आगे